हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पाठ 8 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। तो यह एक पत्र है जो अनुरूप चाचा ने अपने भतीजे भतीजियों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उद्यान मीन्स होता क्या है। उद्यान मीन्स होता है बाग बगीचा। ठीक है। तो यह पत्र अनुरूप चाचा ने अपने भतीजे भतीजियों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के बारे में लिखा है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और इस पत्र के द्वारा अनुरूप चाचा ने अपने रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए चलिए इस पत्र को पढ़ते हैं और देखते हैं चाचा जी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पत्र में क्या लिखा है। प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं तुम्हें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। तो चाचा जी ने पत्र में सबसे पहले लिखा, प्रिय बच्चों, यह पत्र मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिख रहा हूँ। काजीरंगा उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है और बाग बगीचा है, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के पशु पक्षी होंगे ही। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए और चाचा जी ने सुबह सुबह ही हाथी की सवारी की और वो हाथी पर बैठकर ही उद्यान देखने चले गए। इसके लिए हमें बहुत सवेरे उठना पड़ा, तब सूरज भी नहीं निकला था और उद्यान देखने जाने के लिए उन्हें बहुत ही सुबह सुबह ही उठना पड़ा। इतनी सुबह की तब सूर्योदय भी नहीं हुआ था। उद्यान में सैकड़ों पशु थे। हिरण और जंगली भैंसों के कई झुंड आराम से घास चर रहे थे। इनमें कुछ एक सींग वाले गेंडे भी थे। इस पशु के कारण काजीरंगा पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। तो काजीरंगा की खासियत ये है कि वहाँ पे सींग वाले गेंडे भी उपस्थित हैं। हिरणों और भैंसों ने हमें संदेह की दृष्टि से देखा और अलग हट गए, और पर गेंडे वहीं जमे रहे। तो आगे चाचा जी बताते हैं कि हिरण और जो भैंसे थे वो चाचा जी को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे और वो अलग ही हट गए, और जो गेंडे थे वो तो वहीं के वहीं खड़े रहे। हमने एक सींग वाला गेंडा पहली बार देखा। इस उद्यान की एक खासियत थी कि यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा भी था। ठीक है। तो चाचा जी ने पहली बार एक सींग वाला गेंडा देखा था। यह हाथी के बाद भारत का सबसे बड़ा पशु है। इसको इंडियन राइनो, भारतीय गेंडा भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो पशु है वो कैसा है? वो हाथी के बाद दूसरा बड़ा जानवर है। यह केवल भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाता है और ये नेपाल और भारत में ही सिर्फ पाया जाता है। इंडियन राइनो, भारतीय गेंडे के शरीर पर मोटी तह होती है, जैसे यह कवच पहने हो, और इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। इस पर हमारे महावत ने एक रुचिकर कथा सुनाई। तो महावत किसे बोलते हैं? महावत जो हाथी की देखभाल करने वाला होता है। ठीक है, उसे महावत बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ हाथी पे सबसे आगे में बैठा हुआ है, ये महावत है। ठीक है। तो उन्होंने एक रुचिकर इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। चलिए देखते हैं वो कहानी क्या थी। भगवान कृष्ण ने एक बार सोचा था कि हाथी के बदले गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए, क्योंकि गेंडा भी जो था वो काफ़ी स्ट्रांग था, हाथी की तरह ही स्ट्रांग वो भी था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा था कि क्यों ना हाथी के बदले इस बार गेंडे को रण क्षेत्र में भेजा जाए। उन्होंने उसे कवच पहनाकर अभ्यास करवाया और युद्ध में भेजने के लिए उनकी प्रैक्टिस भी करवाई उन्होंने। पर गेंडा निर्देशों का पालन न कर सका। लेकिन जो गेंडा था वो ट्रेनिंग देने वाले के निर्देशों का पालन नहीं कर पाया। बस भगवान कृष्ण ने कवच सहित ही उसे वापस वन में भेज दिया। तो कृष्ण भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया? कवच सहित ही उनको वन में, जंगल में वापस भेज दिया। सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। तो सैकड़ों वर्ष पहले मतलब कि बहुत साल पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक काफ़ी पाए जाते थे। पर लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। और लोगों ने क्या किया? राइनो का सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इससे औषधि बनती है। देखिए आगे भी होगा।
लोग यह मानते थे कि सिंह में औषधि संबंधी गुण होती है। ठीक है, उनको लगता था ना कि इसके सिंह से औषधि अर्थात कि दवाइयाँ बनाई जा सकती है। बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सिंह में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन राइनो का शिकार इतनी संख्या में हुआ कि अब इनकी संख्या कम हो गई है। इनमें आधे से अधिक काजीरंगा में रहते हैं, इसलिए पूरे संसार में पशु प्रेमी इसे देखने के लिए काजीरंगा आते हैं। ठीक है, और पूरे संसार में सिर्फ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही एक सींग वाला इंडियन राइनो पाया जाता है। ठीक है, जिसको पूरे संसार से लोग उसे देखने आते हैं। हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा राइनो अपने बच्चे के साथ दिखाई दी। आगे चाचा जी पत्र में लिखते हैं कि जैसे ही हमारा हाथी आगे बढ़ा तो एक मादा मीन्स की फीमेल राइनो जो थी वो अपने बच्चों के साथ दिखाई दी। महावत हमें पास नहीं ले गए, और महावत जो थे वो हाथी पे जो बैठे हुए थे वो वहीं पे रुक गए, उनके पास नहीं गए। उन्होंने कहा कि शिशु के साथ हो तो मादा राइनो हिंसक हो जाती है। उन्होंने कहा कि राइनो के साथ बच्चे होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो जाती है। हाथी के पास आने पर वह हमला भी कर सकती है, अगर उसके पास जाए तो वो हमला भी कर सकती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसलिए महावत ने अपने हाथी को वहीं पे रोक लिया। सुबह की यात्रा में हमने हिरणों के अनेक झुंड देखे। सुबह सुबह चाचा जी ने हिरणों के अनेक झुंड देखे। ठीक है, काजीरंगा में 4 प्रकार के हिरण हैं। भौंकने वाले हिरण, बौने सुअर हिरण, दलदली हिरण और सांभर हिरण। ठीक है, ये 4 प्रकार के हिरण थे। हमें वहाँ जंगली सुअर भी दिखाई दिए और वहाँ पे जंगली सुअर भी थे। हमारी यात्रा शीघ्र समाप्त हो गई। मेरा मन अभी भी भरा नहीं था। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े। इस बार हम जीप में गए, साथ में वन संरक्षक भी था। तो आगे चाचा जी बोलते हैं कि एक दिन देखने में हमारा तो जी ही नहीं भरा, तो उन्होंने कहा कि अगली सुबह हम जीप पर घूमने गए और हमारे साथ वन संरक्षक भी था, मतलब कि वन की जो देखभाल करते हैं वो भी साथ में गए। ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया। बील पर सैकड़ों पक्षियों के झुंड थे। पेलिकन, एक जल पक्षी, सारस, बगुला और कलहोन इत्यादि। तो आगे चाचा जी कहते हैं कि जब मैं जीप पर घूमने गया तो ड्राइवर ने मुझे एक झील के किनारे ले गया और उस झील पे काफ़ी सारे पक्षियों के झुंड थे। कौन कौन से पक्षी थे? पेलिकन थे, सारस थे, बगुला थी और कलहोन थे, कलहोन इत्यादि बहुत सारे पक्षी थे। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी मैंने कभी नहीं देखे थे। बील के पानी में कुछ उदबिलाव भी उछल कूद रहे थे। उदबिलाव भी एक तरह का जानवर होता है जो पानी में उछल कूद रहा था। लौटते समय तो हमारे भाग्य ही खुल गए। सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। झुंड में 5-6 बच्चे थे। जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया तब तक एक विशाल हाथी खड़ा निगरानी करता रहा। और आगे चाचा जी ने कहा कि लौटते समय मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने एक जंगली हाथियों का झुंड देखा और उसमें 5-6 बच्चे भी थे, और जो एक सबसे बड़ा हाथी था वो झुंड की निगरानी कर रहा था। ठीक है, ताकि सारे हाथी अच्छी तरह से रास्ता पार कर ले। काजीरंगा में मांसाहारी रॉयल बंगाल टाइगर भी है पर हमें दिखे नहीं। आगे वो बोलते हैं कि काजीरंगा उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर भी है लेकिन मुझे वहाँ दिखे नहीं वो। गाइड ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। कुल मिलाकर यह एक अद्भुत अनुभव रहा। काजीरंगा में अलग अलग प्रजाति के पशु शांति और भाईचारे से संग संग रहते हैं। और आगे चाचा जी बताते हैं कि कुल मिलाकर मेरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही और वहाँ पे अलग अलग प्रजाति के पशु बहुत ही ज़्यादा शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। मेरे मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि क्यों नहीं मानव भी इनकी तरह शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहता है। हम अपने वन साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो आगे चाचा जी कहते हैं कि जैसे जानवर इतने मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं तो इंसान भी इन वन प्राणियों के जैसा शांतिपूर्वक मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते हैं। हमें इन वन प्राणियों से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है ना। तुम्हारा चाचा अनूप। आगे चाचा जी ने अपना नाम लिखा। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति और जंगली जानवरों से प्यार करना चाहिए।
जैसे कि काजीरंगा में सभी जानवर शांति और भाईचारे से रहते हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। और यह कहानी हमें बताती है कि जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।